हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है यूएनएलएफ। मणिपुर का एक ग्रुप है यूएनएलएफ। उसने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 के आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड है। ये सारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है अपने जीएस पेपर 3 में उससे रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फंड मणिपुर का एक ग्रुप है, तो उसने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर की। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, पहले तो उस पर चर्चा करते हैं कि शांति समझौता होने से क्या फायदे होंगे या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। तो फायदों की हम बात करें तो इससे शत्रुता और सामुदायिक चिंता जो है वो समाप्त हो जाएगी। कैसे कि शांति समझौता होगा तो अभी ये डील होगी कि जो मणिपुर का ये ग्रुप है वो तो अब जाके आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना करेगा नहीं, कोई हथियार वगैरह नहीं उठाएगा। तो इससे ये फायदा होगा। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में और जो यूएनएलएफ का ये ग्रुप है उसके बीच में शांति समझौता हो जाएगा। भविष्य में टकराव होने की स्थिति है वो नहीं बनेगी। इससे फायदा ये होगा कि ये शांति समझौता स्थापित हो जाएगा। तो पहला फायदा तो होगा ही होगा। तो सामुदायिक चिंता कैसे कम हो जाएगी? तो सामुदायिक चिंता या कम्युनिटी कंसर्न्स है वो जो कम इस प्रकार से हो जाएंगे कि अगर ये शांति समझौता ना करता तो बार बार ये कम्युनिटी पे अटैक करता, इससे रिलेटेड इसके खिलाफ में जो भी कम्युनिटी उस पर अटैक करता, तो ये कम्युनिटी के लिए तो कंसर्न ही थे। तो धीरे धीरे से वो भी खत्म हो जाएंगे। समझ में आएगा? पहला इसका फायदा होगा कि शत्रुता खत्म हो जाएगी, मीन्स की एंडिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड कम्युनिटी कंसर्न से वो खत्म हो जाएंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट अपन जानते हैं, पीस मॉनिटरिंग कमेटी या शांति निगरानी समिति। पीस मॉनिटरिंग कमेटी या शांति निगरानी समिति, ये जो समिति है वो ऐसे सिस्टम को बनाती है जिससे क्या होता है कि जमीन लेवल पे जो नियम बनाए जा रहे उसका अच्छे से फॉलो हो, उस रूल को कम ब्रेक किया जाए। अगर ये इनके बीच में शांति वार्ता होती है तो भविष्य में बहुत कम चांस हो जाता है कि ये जो समिति है या कमेटी है जो रूल बनाती है उसके रूल को ब्रेक होने का भविष्य में खतरा बहुत कम हो जाता है। तो ये पॉइंट भी समझ आ गया आपको कि पहला है वो तो सामुदायिक चिंता खत्म हो जाएगी, जो इसके बीच में हॉस्टिलिटी चलती थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में शांति निगरानी समिति है, उसके द्वारा जो रूल बनाए गए हैं उनका भी अच्छे से फॉलो होगा। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा है कि इसमें जो गुट शामिल हुआ है ना उसका नाम है के पोम्बई। दरअसल इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा देता हूँ कि मणिपुर में दो ग्रुप है, एक तो है के पोम्बई और दूसरा ग्रुप है वो है कोइरंग। यूएनएलएफ के दो ग्रुप है, यूएनएलएफ है उसके दो ग्रुप है, एक के पोम्बई और दूसरा है कोइरंग। अब जो के पोम्बई है इसके 65 कैडर है। कैडर मींस इसके ग्रुप की जो आर्मीज होती है, बटालियन होती है, 65 कैडर है। दूसरा है जो कोइरंग है उसके 300 कैडर है। तो ये के पोंगई जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी शामिल हुआ इसमें शांति वार्ता में शामिल हुआ, जिसका नाम है के पोम्बई, ये अगर शामिल हो जाएंगे इसके कैडर भी शामिल हो जाएंगे तो भविष्य में इसकी ओर से तो अपन निश्चिंत रह सकते हैं ना। अब एक ही ग्रुप बचा है कि दूसरा ग्रुप बचा है, के पोम्बई तो शामिल हो गया है तो कोइरंग जो है बच्चा है तो धीरे धीरे उसको भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी उसके सामने भी ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि उसको भी शांति वार्ता में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पहली बार मणिपुर में जो ये ग्रुप लेके बैठे हैं वहां पे जो हिंसक ग्रुप है वो पहली बार ऐसे ग्रुप है जो शांति वार्ता में शामिल हो रहे हैं। मणिपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि ये शांति वार्ता में सम्मिलित हो रहे हैं और ये शांति यानी पीस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। भारत का जो संविधान उसको मानने को तैयार है। तो ये तो पहली बार अच्छी चीज हो रही है, इसका परिणाम है ये अच्छी चीज हो रहा है। इससे हिंसा में भी कमी आएगी। कैसे हिंसा में कमी आएगी ये चीज भी अपन जान लेते हैं। ये तो सीधी सीधी आपको समझ में आ ही रही होगी, सीधा ही आपको समझ में आ जाएगा कि रिड्यूस इन वायलेंस, कि अगर ग्रुप है वो हथियार उठा के लड़ता है, अगर वो ही नहीं होगा, वो पीस में डील करने को तैयार है, तो हिंसा होगी कहाँ से? हिंसा होने के लिए कोई वायलेंस करने के लिए कोई होना तो चाहिए। वो खुद ही शांति करने को तैयार, तो हिंसा ही नहीं होगी तो वायलेंस में ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी। इसमें कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं, जैसे कि 33 वायलेंस इंसिडेंट हुए थे पिछले साल, और 2014 की बात करें तो वहां पे 86% सिविलियन की किलिंग हुई थी। किसकी वजह से? 86%, मतलब जितनी किलिंग वहां हुई है उसमें से 86% किलिंग है वो इसी ग्रुप के द्वारा की गई थी। तो ये तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना फायदा होगा, कितनी किलिंग रुक जाएगी इसके माध्यम से। ठीक है, अब एक बार हम यूएनएलएफ के बारे में जान लेते हैं। यूएनएलएफ के बारे में जान लेते हैं। यूएनएलएफ का यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फंड, ये एक ग्रुप है मणिपुर में। इसका जो गठन हुआ था
1964 में हुआ। अब ये ग्रुप क्यों बना था उस टाइम में? उस टाइम में देखो 1947 में भारत आजाद हुआ, तब से मणिपुर लोग चाहते थे, मणिपुर के लोग चाहते थे, मणिपुर में एक ग्रुप है वो चाहते थे कि मणिपुर को भारत में शामिल ना किया जाए, बल्कि उसे एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, स्वतंत्र देश बनाया जाए, उस पर किसी का राज न हो। जब लेकिन लेकिन मणिपुर में उस टाइम में असम में शामिल कर दिया गया। अब मणिपुर के लोग तो इससे एग्री किए नहीं, तो उन्होंने अलग राज्य की मांग करते रहे, अलग देश की मांग करते रहे। इसी के परिणाम स्वरूप 1964 में इन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया गया, जिसका नाम दिया यूएनएलएफ। यूएनएलएफ नाम दिया गया, 1964 में ये बना था। धीरे धीरे ये ऐसी गतिविधियां करता रहा, भारत के अंदर भी, बाहर तो म्यांमार है, चाइना है, वहां तक भी इसके लिंक थे, तो ये ऐसी गतिविधियां करता रहा। और ये है वो जुड़ा हुआ है मेतई। मेतई एक जनजाति है जो कहाँ रहती है? मणिपुर में रहती है, और इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। ये जो ग्रुप है वो मेतई जनजाति से लिंक है, और मेतई को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया था। क्यों कर दिया गया था? एक मेतई जनजाति का एक मेतई चरमपंथी संगठन है, या फिर उसे आप कह सकते हो कि वो है ऐसी गतिविधियां करता था। मेतई का ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो काफी एक्सट्रीम था अपनी एक्टिविटीज, तो इसे डिक्लेयर कर दिया था अनलॉफुल एसोसिएशन। अनलॉफुल एसोसिएशन क्यों घोषित किया था? बिकॉज की वो एक्टिविटीज ही ऐसे करता था। इसे कौन से एक्ट के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया था? इसे किया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एक्ट के तहत इसे घोषित कर दिया था। क्या? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया। इसे डिक्लेयर किया ना, तो यूएनएलएफ वो भी इसी से संबंधित था, वो भी अनलॉफुल एसोसिएशन हो गया। अब धीरे धीरे हम ये भी जानेंगे कि मणिपुर में उदय कुछ कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। जो भी इंसर्जेंसी मणिपुर में अभी चल रही है, इसका ओरिजिन कैसे, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो पहले ये क्या बात करते थे? मणिपुर में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य की मांग करते थे। मुख्य रूप से घाटी में स्थित उग्रवादी जो संगठन थे वो स्वतंत्र मणिपुर की वकालत करते थे। इनमें से बाद में यूएनएलएफ जो अब जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रेक यानी पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगड़ा लेखपाल, साथ ही साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये तीन ग्रुप थे, यूएनएलएफ, प्रेक और पीपल लिबरेशन आर्मी। ये तीन जिसका चाइना और म्यांमार से इनको प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त होते थे। ये मिलकर मणिपुर के आसपास के रीजन में एक्सट्रीम एक्टिविटीज करते थे और वहां पर अटैक करने का काम करते थे। ये जो थे, ये घाटी में एनएससीएन क्या है? ये नागालैंड का एक ग्रुप है, ठीक है। उनको भी उनके साथ मिलके मींस इनका क्या टारगेट था कि नागालैंड में जो एक्टिविस्ट ग्रुप है उन पे अटैक करना, क्योंकि उनसे उनको खतरा था। और नागालैंड के जो ग्रुप है उनसे खतरा था मणिपुर के ग्रुप को, बिकॉज वो चाहते थे कि नागालैंड ग्रेटर नागालैंड बन जाए। जो अकेला नागालैंड है उसमें 3-4 राज्य मिलाकर ग्रेटर नागालैंड बन जाए। इसके लिए वो दूसरे राज्यों पर अटैक भी करते थे, आसपास की जनजातियों पर अटैक भी कर रहे थे। तो ये जो मणिपुर के ग्रुप थे ये नहीं चाहते थे कि नागालैंड के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो हथियारों का सहारा रहते हैं, वो अपने आप को एग्जिस्टेंस में ला सके, ये उनको खत्म करना चाहते थे। इसीलिए ये जो यूएनएलएफ का ग्रुप था, इनकी जो गतिविधियां वो कर रहे थे, ये इनका असर नागालैंड तक भी फैला। नागालैंड में कैसे फैला? तो ये नागालैंड निकटवर्ती राज्य है। इस आंदोलन का जो असर है वो नागालैंड की एक आर्मी है, नागालैंड की इंसर्जेंट ग्रुप की आर्मी है, जिसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे एनएससीएन कहा जाता है। और आईएम का है इसक महुआ। ये ग्रुप पहले अलग अलग एक था, लेकिन बाद में इसक महुआ में बट गया। तो एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन, आईएम लिखा जाता है। आईएम है इसक महुआ, ये गुट था जिसका असर मणिपुर में जो हिंसक आंदोलन फैल रहा था, इसका असर इस पर भी पड़ा। किस पे? एनएससीएन आईएन पर भी इसका असर पड़ा। अब जो एनएससीएन है वो ग्रेटर नागालैंड की वकालत करते हैं। ये कहते हैं कि नागालैंड है, जहां जहां नागा रहते हैं लोग, उनको मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बना दिया जाना चाहिए। राज्य अलग देश न हो, बस एक राज्य की बात करते हैं। वहां मणिपुर में भी नागा रहते हैं, तो ये मणिपुर के एरिया को भी कैप्चर करने में थे। अब ये खतरा था किसके लिए? मणिपुर के लिए, और मणिपुर की छिटती अखंडता के लिए खतरा था। अब मणिपुर में जो ग्रुप थे वो नहीं चाहते थे कि नागालैंड ग्रेटर नागालैंड में बने और एनएससीएन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। इसीलिए ये इनको भी शत्रु के रूप में देखते थे, तो इनके बीच में टकराव बढ़ता रहता था, टकराव बार बार होता रहता था। इसका नुकसान किसी होता है? इनडायरेक्टली इंडिया को नुकसान हो रहा है इसका। साथ साथ इस ग्रुप का असर कुकी विद्रोही ग्रुप पर भी पड़ा। कुकी विद्रोही ग्रुप पर इसका असर कैसे पड़ा? कुकी ग्रुप है, मणिपुर में कुकी भी रह रही है, मेतई भी रह रहे और नागा भी रह रहे हैं। मेतई की आबादी ज्यादा है, कुकी और नागा की आबादी कम है, और ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। इनके पास काफी रिजर्वेशन भी है, लेकिन मेतई उनके पास में रिजर्वेशन नहीं है। तो मेतई पर, कुकी पर बार बार मेतई द्वारा अटैक किया जाता था।
तो मेतई के जो ग्रुप थे वो भी इंसर्जेंट बना, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। तो इनका असर, मेतई ने जब इन पे अटैक किया कुकी पर, तो कुकी ने भी हथियार उठा लिए। पर पहले मतलब मेतई ग्रुप था, उनके तो यूएनएलएफ जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये लोग अटैक करने लगी नागालैंड पर भी, तो नागालैंड में ऑलरेडी एनएससीएन था, ये कुकी पे अटैक किया, तो कुकी ने भी कुकी विद्रोही समूह बना लिया, और ये भी नागालैंड के प्रति, ये नागालैंड के ग्रुप की तरह ये भी आक्रामक हो गए, और इन्होंने कुकी जोमी का एक नया समूह बना लिया कि कुकी जोमी का, ठीक है ना? समझ में आ गई आपको? अब 3 ग्रुप बने, इसका असर कहाँ का, कैसे ये फैल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो ये मणिपुर की अलग मणिपुर देश बनाने के लिए धीरे-धीरे उन्होंने मांग उठाई, फिर इन्होंने यूएनएलएफ नाम से एक नया ग्रुप बना दिया गया, ये डिवाइड हो गया, दो अलग-अलग ग्रुप बन गए। इनका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ा, नागालैंड में पड़ा, तो नागालैंड में एनएससीएन का एक ग्रुप बन गया, क्योंकि वहां अटैक होते रहते थे। कुकी पर इनका अटैक हो, तो कुकी ने भी कुकी जोमी नाम से एक नया ग्रुप बना दिया गया। ये आपस में धीरे-धीरे आसपास के राज्यों में भी इनका असर पड़ता जा रहा है, चाहे इनके डर की वजह से पड़े, चाहे इनके सपोर्ट में पड़े, लेकिन असर जरूर पड़ रहा है। 1993 में एनएससीएन आईएमएन इस रकम हुआ, ये है, इन्होंने कुकियों पर अटैक किया। अब कुकियों पे अटैक किया, कुकियों बहुत सारी कुकी बेघर हो गई, इनका नरसंहार किया गया। इसके बदले में कुकियों ने अपना खुद का, कुकी जोमी जनजातियों ने मिलकर एक सशस्त्र ग्रुप बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया। अब ये गुट है, वो भी हथियार उठाएगा, और वो भी एक नया ऐसा ग्रुप बन गया जो हथियारों में विश्वास करता है, जो शांति में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इनको मारा गया था। तो ये ऐसे समझ लेंगे कि अपन को अगर सर्वाइव करना है तो हथियार उठाने पड़ेंगे। अब पहले एनएससीएन भी था, दूसरा हमारे पास यूएनएलएफ भी था, अब नया कुकी जोमी भी बन गया, वहां पे ग्रुप, 3 ग्रुप बन गई। अब जो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो मेतई है, मेतई एक हिंदू मेतई भी है, और मेतई पंगलो ये मुस्लिम मेतई है, इनके बीच में भी आपस में झड़पें होती थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत छोटे छोटे ग्रुप बन गए, जैसे कि जेलियांग यूनाइटेड फ्रंट, JUL, JUF, फिर पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट PULF, और बहुत सारे अलग छोटे छोटे ग्रुप बन गए। और मणिपुर में ये ज्यादा विद्रोह क्यों फैला, इसका कारण भी क्या था, मतलब आप कह रहे हो प्रकार से उदय हुआ, इसका ओरिजिन हुआ, रेस्पॉन्सिबल रीजन भी तो होंगे ना कि क्यों ये मणिपुर में फैला इतना, मतलब आसपास के नागालैंड में भी फैला है, पर मणिपुर में फैलने के पीछे कुछ रेस्पॉन्सिबल रीजन। तो रीजन की बात करें तो वहां क्या होता था, तो इसमें पहला पॉइंट ये है, पॉलिसी ऑफ पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवीकरण की नीति। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि नागालैंड में मेतई, कुकी और नागा, ये 3 जनजाति रहती है। कुकी और नागा, इनकी आबादी है कम, ये लोग रहते हैं पहाड़ी रीजन में। अब इनको शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया, इनको काफी राइट मिल गई, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन में भी राइट मिल गई, साथ ही साथ में इनको और भी राइट मिल गई। जो मेतई थे, कुकी और नागा की जमीन भी नहीं खरीद सकते थे। अब इससे कुकी मेतई लोगों को लगा कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, एक तो हम यहाँ पे बहुसंख्यक है, हमारे पास लैंड वैसे ही नहीं है, ये बाहर इनके मेतई के अकॉर्डिंग ये बाहरी लोग है, और ये यहाँ पे आके राज कर रहे हो, इनको ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने भी वोट बैंक के कारण जो इनका था वो पोलराइजेशन किया, कि नागा को ज्यादा राइट देके एक प्रकार से पोलराइजेशन का ही काम किया। तो इससे मेतई लोगों के बीच में और ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, और आपस में तनाव और बढ़ता गया। साथ ही साथ में जो कुकी जो और नागा समुदाय थे, इनके पास आरक्षण था, इनकी जमीन खरीद नहीं सकते थे, तो इसी परिणाम स्वरूप इनमें आपस में टकराव भी होने लगा। जैसे कि जातीय हिंसा की बात करें, कुकी नागा आपस में लड़ते थे, मेतई मुस्लिम वो और मेतई कुकी भी आपस में लड़ते थे, मेतई और कार्बी, कुकी कार्बी आपस में लड़ते थे, हमार दिमसा आपस में लड़ते थे, कुकी तमिल भी आपस में लड़ते थे, ये सारी ग्रुप आपस में लड़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, एक दूसरे मतलब जैसे एक कुकी को लगता है कि ये अपन पे अटैक करेंगे, ठीक है, हमसा अटैक करेंगे, हमसा को लगता था कुकी तमिल अटैक करेंगे, कुकी तमिल को लगता है नागा अटैक करेंगे, नागा को लगता है मेतई अटैक करेंगे, तो सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियारबंद सेना बनाने में लग गई। इस प्रकार से इनमें और भावनाएं ये बढ़ गई। फिर बात करते हैं कि इनमें विभाजन पूर्व जो बंगाल थे ना, बंगाल सिलवट, बंगाल मतलब अपन बात कर रहे हैं आजादी नहीं हुई थी, तब बंगाल में जो कुछ धार्मिक नेता थे, इन्होंने जबरदस्ती इनको, जैसे वैसे तो हिंदू तो है ही, बट हिंदुओं में कन्वर्ट करने से क्या हुआ कि ये जो थे वो उनके जो समुदाय थी ना, उनके प्रति इनको डाउट आने लगा कि हिंदू हमें ऐसी रिलीजन हमारा चेंज कर दिया गया, तो हमारा जो ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिन से रिलेटेड हमारा समुदाय है वो खतरे में आ जाएगा, हमारी पहचान है वो खतरे में आ गई है। इस प्रकार से इन्होंने एक धर्म की वो आड़ में इनकी जो ओरिजिनल पहचान थी वो खतरे में आने लगी, इनके अकॉर्डिंग कि हमारी ओरिजिनल पहचान है वो खतरे में आ गई है, तो इसने संकट महसूस किया कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से इनमें और भी दूरी भावना बढ़ी, मतलब जो आसपास के रीजन थे, उनके जो अदर लोग थे, उनसे दूरी, मतलब उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ये
अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनके मध्य दूरी और बढ़ गई इनके मन में। अब इनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। कैसे? ये तो आज भी होता है। जैसे ये बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, अपन कुछ इनकी जो फीचर होते हैं बॉडी की, उनके आधार पे भी नॉर्थ मतलब किसी अपने मेन इंडिया के द्वारा कमेंट किया जाता है। इन्हें ऐसे बोला जाता है नेपाली या चाइनीज, इनकी आंखों पे कमेंट किया जाता है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे कमेंट किया जाता है, इनको ऐसे देखा जाता है कि ये बाहरी लोग हैं, इन्हें इंडिया का पार्ट नहीं समझा जाता है। जब ऐसा भेदभाव इनके साथ होता है, जब जब मेन सिटी में आते हैं ऐसा भेदभाव होता है, तो इनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, नस्लीय भेदभाव हो रहा है, हमें मेन इंडिया का पार्ट ही न समझा जा रहा है। जब ऐसा इनको महसूस होता है तो ये नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ रहे, तो और भी तनाव बढ़ जाता है। तो जब मन में भेदभाव बढ़ जाता है ना, जब हमें लगता है किसी आदमी को ये लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, हमारे साथ जाति सूचक या फिर नस्लीय भेदभाव हो रहा है या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो किसी भी तरीके से वो अपने अंदर नफरत भर लेता है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, एक पूरे समूह के प्रति नफरत भर लेता है। कुछ लोगों के कारण पूरे समूह के प्रति भेदभाव, समुदाय के प्रति एक नफरत की भावना उसमें आ जाती है, जो उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर ले। तो ये नस्लीय भेदभाव भी एक कारण है। साथ ही साथ में आसपास में जो म्यांमार का रीजन है, चाइना है, बांग्लादेश है, वहां से शरणार्थी आए, तो उन शरणार्थियों में कुछ ऐसे थे जो इनसे रिलेटेड थे, ये मैतेई थे, तो मैतेई कोई आ रहा है तो उनको भी शरण दे रहे हैं, और जो दूसरी जनजाति के तो आपस में टकराव हो रहा था। तो ये भी एक रीजन बना मणिपुर में उग्रवाद के जन्म के लिए। और मणिपुर, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सब आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में। आसपास में म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती है। साथ ही साथ मणिपुर में जो वहाँ पे लोकल रिसोर्सेस है, लोकल लोगों को वहाँ के रिसोर्स है, लाइक वहाँ पे पोस्टा की खेती होती है, ठीक है, उन पर पूरा अधिकार है, वो वहाँ पे खेती कर सकते हैं, उन पर रिसोर्सेज का पूरा हक है कि वो रिसोर्सेज वहां से उगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उन रिसोर्सेज का। तो ये लोग मतलब वहां के जो भी जनजाति है वो चाहते हैं कि रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हमारे कब्जे में हो, पोस्टा की खेती है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे अधीन हो। तो इसी के कारण आपस में जो भी ग्रुप है उनके मध्य टकराव होता रहता है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा करने के लिए आपस में इनके मध्य टकराव होता रहता है, ये भी एक कारण बना। साथ ही साथ में वहां पे विकास था, विकास तो अच्छा हो ही नहीं रहा था, आपस में टकराव के कारण घाटी में कोई जाना ही पसंद नहीं करता, ना वहाँ पे ट्रेड ट्रेड होता था प्रॉपरली, ना वहाँ पे टूरिज्म होता था, इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी थी। जो भी मिनिमम बुनियादी होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हालत खराब थी, रोड की व्यवस्था थी नहीं, एजुकेशन लो था। तब से बात करें हम 1947 से बात करें, प्रॉपर रोड की व्यवस्था नहीं थी, हेल्थ सेक्टर पूरा न के बराबर था, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कोई रोजगार था नहीं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इलीगल चीजों में इन्वॉल्व होंगे, या फिर टेरर में इन्वॉल्व होंगे, या फिर हथियार उठाएंगे, कैसे भी उनको सर्वाइव करना है। तो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, जो होना ही चाहिए, वो भी उसका भी अभाव था। ये भी एक रीजन बना इंसर्जेंसी का। अब जो इंसर्जेंसी है, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, ये भी एक रीजन था। अब इंसर्जेंसी उसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि इसमें जो नेशन विरोधी मतलब राष्ट्र विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। जो घाटी में समूह में जो विशेष करके यूएनएलएफ लोग रहते थे, वो क्या करते थे, हड़ताल करते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन में हड़ताल कर ली, एक दूसरे पर अटैक कर लिया गया, कानूनों को तोड़ा जाता था, भारतीय कपड़े जो पहने उनका बहिष्कार किया जाता था, फिल्मों का बहिष्कार किया जाता था। इससे राष्ट्र विरोधी भावना आसपास के लोगों में भी देखी जाती थी कि हाँ इनको इंडिया से नफरत है। फिर जनता की जो राय है वो भी ये लोग चेंज करते थे। जैसे कभी कभार को चुनाव लड़ना है तो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देते, हाँ इसको सपोर्ट करो, ये हमने हमारे लिए अच्छी है, तो जनता की राय को भी प्रभावित करते थे। एग्जाम्पल के लिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ने किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट किया तो उस बड़ी पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी मात्रा में बहुमत देखने को मिला था। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कानून, लॉ एंड ऑर्डर था, उसका सिस्टम बहुत ही खत्म दिखा, कानून व्यवस्था गिरावट दिखी। कैसे कि वहां पे कानून व्यवस्था, अगर ये इंसर्जेंट ग्रुप है वो पूर्ण तरह से एक्टिव रहेंगे, बार बार हिंसा करेंगे, हड़तालें करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो सिस्टम पूरी तरह से खराब हो ही जाएगा। और म्यांमार के साथ में ओपन बॉर्डर था, ओपन बॉर्डर है नहीं, लेकिन ओपन बॉर्डर इन्होंने बना दिया और तस्करी बहुत ज्यादा हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने लगी, इलीगल ट्रेड्स होने लगे। जैसे कि वहां पे ड्रग्स आने लगे, गोल्डन ट्रायंगल है तो वहां पे ड्रग्स तो बहुत ज्यादा, उसका भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा भारत में और मैन इंडिया में मतलब नॉर्दर्न रीजन में भी ये ड्रग्स वगैरह भेजे जाने लगे। इलीगल शरणार्थी है वो भी आश्रय लेने लगे, इलीगल वो भारत में हमारे बांग्लादेश से आ जाते थे और उनको जो लैंड वगैरह मिल जाती थी तो वो भी रहने लगे थे, तो इनमें इनकी भी संख्या बढ़ गई थी, इलीगल शरणार्थियों की भी संख्या बढ़ गई। अब सरकार ने इसके लिए क्या किया, सरकार ने काफी कुछ कदम उठाए थे। जैसे पहले तो आसपा लगाया, 1980 में सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और यहाँ पे
आसपा लगा दिया गया। इस एक्ट में क्या होता है, ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है। यहाँ पर अगर उसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो वहां पे आसपा लगाया जाता है, वहां पर पूरा सिस्टम है वो आर्मी के अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ आसपा लगाया गया। फिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SSO समझौता किया गया। इसमें क्या किया, 2008 में हुआ था। इसमें राज्य में कुकी-जोमी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ था। ये त्रिपक्षीय एग्रीमेंट था, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था, और कुछ टाइम के लिए इसमें शांति स्थापित की गई थी। एसोसो एग्रीमेंट के बाद में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई से बचाया और उग्रवाद रोकने की कोशिश की। सरकार ने और भी काफी सारे काम किए, जैसे पीस एग्रीमेंट करने की कोशिश, पीस एग्रीमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। ठीक है, इस प्रकार की सरकार ने और भी कई रास्ते निकाले थे। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सबसे पहले जो विद्रोही गतिविधियां हो रही है उसको रोका जाए, कम से कम किया जाए। फिर उनको ऐसी लालच दी जाएगी या लालच ना दी जाए कि वो खुद से ही आत्मसमर्पण कर दे। इससे बेनिफिट ये होगा कि पीस जो है नेगोशिएशन वो अच्छे से हो सकती है और पीस स्थापित की जा सकती है। फिर जो अवैध हथियार है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, अवैध गतिविधियां उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, बाहर से शरणार्थी आ रहे उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इलीगल ट्रेड है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाना चाहिए अच्छे से, युवा है उनको रोजगार दिया जाना चाहिए, अच्छे से एजुकेशन को स्थापित किया जाना चाहिए, हेल्थ सेक्टर है उसको अच्छे से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो, मेन स्ट्रीम में शामिल करो, मेन इंडिया में शामिल करो, लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसे कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। बातचीत के लिए इनको आमंत्रित करो, जितने भी ग्रुप है उनको बातचीत के लिए आमंत्रित, किसी भी प्रकार से कुछ भी दे के लोल लालच दे के इनको बातचीत के लिए मनाओ, और इन सारे ग्रुपों को एक साथ लेके कोई रास्ता परमानेंट हल किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेम्परेरी हल किया है, आज इसको मना लिया कल उसको नहीं, परमानेंट हल किया जाए। राजनीति ऊपर उठ के, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जब कोई कदम उठाया गया तब फाइनली जाके रिजल्ट मिलेगा, तब फाइनली जाके वहां पे सुधार किया जा सकता है। जब तक वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, जब तक वहां पे परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, तब तक वहां सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर आपको कोई सुधार करना है तो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर परमानेंट हल ढूंढना होगा, तब जाके आप वहां पे सुधार कर सकते। इसके साथ साथ वहां पे एकीकृत कमान संभालनी होगी, वहां पे यूनिटिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नागरिक समाज के मध्य एकता को बढ़ावा, वहां के सारे लोग हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, उनके मन में भी देश के प्रति भावना जगानी होगी, उनमें अभी जो नेशन के प्रति, नेशन से जो नफरत चल रही है, देश से नफरत चल रही है, उसमें कम करने की कोशिश की। ये कैसे कम होगी, वहां पे आप एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था स्थापित करो, कोई भी ग्रुप किसी पे ऐसे अटैक ना कर सके, हथियारों को वहां पे बैन कर दो पूरी तरह से, चाइना द्वारा, म्यांमार के द्वारा जिन ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है उनको पूर्ण तरह से बैन किया जाए, कैसे भी करके पीस स्थापित की जाने की कोशिश। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।